हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। वेस्ट बंगाल सेट 2020 का पेपर पार्ट 1 जिसमें 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस थे वो हमने कल कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप वो 50 क्वेश्चंस भी कवर कर लीजिए एंड 51 टू 100 क्वेश्चंस यानी 50 और क्वेश्चंस और 50 और क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, बट एक पेन पेपर लेके जरूर बैठिए। यहाँ पे 51 से लेके 100 तक नंबरिंग डाल लीजिए और फिर अपने हिसाब से आंसर जरूर करके देखिए कि आपने क्या आंसर दिया और क्या आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो जो जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको एनालाइज कीजिए। एनालिसिस इज द ओनली की जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे वो सेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। और जहां पर भी एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है तो ये एजुकेशन के क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली। सो एजुकेशन के बाकी एग्जाम्स में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई मॉक टेस्ट की बजाय आप जो है किसी सेट के या किसी पीजीटी लेवल के या जो भी एग्जाम ऑफिशियली हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो आपके लिए नेट के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और नेट वाले क्वेश्चंस इन सब एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहला क्वेश्चन यानी 51st क्वेश्चन आपके सामने है। लिस्ट ऑफ ऑल टीचर्स सर्विंग इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2018 टू 19 कॉन्स्टिट्यूट, यानी 2018-19 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। एक तरीके से सिर्फ 2018-19 के टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सारे टीचर्स की हमने लिस्ट बनाई है। सो 2018-19 का लिया है यानी ये कंप्लीट पॉपुलेशन तो नहीं हो सकती। सो ये टारगेट पॉपुलेशन रहेगी जी। ठीक है, कि जिस पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन जिसमें सारे टीचर्स जो सर्व कर रहे हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, बेसिकली जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम 2018-19 के पीरियड के बीच। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोफेशन। जैसे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, टीचिंग को भी हम एक प्रोफेशन ही मानते हैं, इसीलिए जो हमारी बीएड है या एमएड है इनको हम प्रोफेशनल डिग्रीज बोलते हैं। ठीक है, सो वो एक मेजर डिफरेंस हो जाता है जब हम एमएड और एमए की बात करते हैं एजुकेशन में। ठीक है, कि अगर मैं एमए एजुकेशन बोल रही हूं तो वो एक नॉर्मल मास्टर डिग्री है और एमएड जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्रीज आपको रेगुलर रह के कॉलेज में जाके पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे बीटेक वगैरह या लॉ। ठीक है, तो एलएलबी वगैरह आप जो है डिस्टेंस से नहीं कर पाएंगे, आपको जाके रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, वो प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, सो प्रोफेशन का फीचर नहीं है वो आपसे पूछा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन शॉर्ट होगी। प्रोफेशनल बॉडी, देन कोड ऑफ एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी। तो जब भी प्रोफेशन की बात आएगी अकाउंटेबिलिटी की बात डेफिनेटली आएगी। ओके, कोड ऑफ एथिक्स भी होंगे वहां पे। टीचिंग में भी कोड ऑफ एथिक्स हमें देखने को मिलते हैं जो एनसीईआरटी ने बना के हमें दिया था। प्रोफेशनल बॉडी डेफिनेटली रहेगी उससे रिलेटेड। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऐसा जरूरी नहीं है जी, और नोट ही हमसे पूछा है तो ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। जैसे एलएलबी की डिग्री आप देखेंगे तो 3 साल की होती है, या 3+2 5 की हम मान के चलते हैं, या बीटेक 4 साल की भी होती है। देन अपना ये क्या बोलते हैं, बीएड 2 साल की होती है, एमएड 2 साल की होती है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी प्रोफेशनल डिग्री है या कौन सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। Any reliability coefficients practically remains within the following range। तो reliability coefficient की रेंज आपसे पूछी है। एक होता है correlation coefficient, जिससे क्वेश्चन आता है जो आप कोरिलेट करके इन दोनों चीजों को याद रख सकते हो। रिलायबिलिटी होती है विश्वसनीयता। अब आप किसी पे रिलाय कर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं तो नेगेटिव में तो नहीं होगा ना विश्वास, तो 0 से 1 तक वेरी करेगी रिलायबिलिटी। लेकिन कोरिलेशन की जब आप बात करते हैं तो वो -1 से +1 तक वेरी कर सकता है। तो कोरिलेशन नेगेटिव हो सकता है, रिलायबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव नहीं होगी तो ये दो चीजें तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो 0 से 1 या 0.01 से 1 नहीं, तो ये 0 से 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। Which of the following is not a defense mechanism? डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिए हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं, याद रखने हैं। जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, इनग्रेटिएशन या फिर सब्लिमेशन। तो आपने इनग्रेटिएशन वर्ड जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं पढ़ा होगा,
वही आंसर है, क्योंकि इनग्रेटिएशन होता है कि जब आप डेलिबरेटली प्लान करके एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के किसी के तरीके, मतलब किसी की गुड बुक्स में आना चाह रहे हो या उनके ग्रुप में शामिल होना चाह रहे हो। जैसे कई बार होता है ना, आप जो है पीयर ग्रुप में शामिल होने के लिए उन जैसी हरकतें करते हो या डेलिबरेटली उन जैसे रेडी होके आते हो, या उनके ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करने में आप बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे होते हो, ठीक है, उनकी अटेंशन गेन करने के लिए। सो वो चीज इनग्रेटिएशन होगी, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म में बाकी तीनों चीजें आएंगी। प्रोजेक्शन में आप प्रोजेक्ट करते हो सामने वाले, मतलब आपकी फीलिंग्स है बट आप सामने वाले की फीलिंग्स है ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। इट्स लाइक आप चीटिंग कर रहे हो किसी के ऊपर, आपका अफेयर चल रहा है कहीं, तो दूसरे इंसान, आप बोल रहे हो सामने वाले इंसान को ये सेम चीज कि तेरा तो कहीं अफेयर चल रहा है या तू चीटिंग कर रहा है मेरे पे, वो वाली सिचुएशन। सो प्रोजेक्शन यानी थॉट आपका है, चीजें आपकी हैं, एट्रीब्यूट्स या फीलिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हैं, आप दूसरे इंसान के सामने आप ये शो कर रहे हो कि ये तो तेरी ही फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट करना। रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेट मतलब वो होता है ना बैक जाना। इट्स लाइक आप जो है किसी चीज को रिवर्ट बैक करने के लिए, या मान लो किसी की डेथ हो गई या ऐसा कुछ सदमा आपको लग गया, तो उस स्ट्रेस से डील करने के लिए आप डेवलपमेंट की किसी अर्ली स्टेज में चले जाते हो, ठीक है। जैसे बेड वेटिंग या फिर टेम्पर टेंट्रम्स, ठीक है, कि मान लो बच्चा वैसे तो है 15 साल का या 18 साल का, बट उस टाइम पे उसको कोई ट्रॉमा हो गया या कोई ऐसी चीज उसकी लाइफ में घट गई, तो उस स्ट्रेस से, उस कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए अब रात को बेड वेटिंग हो जाती है उससे। ऑब्वियसली उसके हाथ में नहीं है, बट वो चीज आप बेसिकली रिग्रेशन वाले मैकेनिज्म में, जो डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें आप अर्लियर स्टेज में चले जाते हो, पहले की तरह बिहेव करने लग जाते हो, जो आपकी पर्टिकुलर स्टेज है लाइफ की फिलहाल उससे पहले की तरह। देन है जी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है इसमें हम रीडायरेक्ट कर देते हैं जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है या डिजायर है या एनर्जी है एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, वो आपका सब्लिमेशन हो जाएगा। Which of the following set is correct sequence in research study? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी? पहले आप पर्पस स्टेटमेंट बनाएंगे, हाइपोथेसिस, देन ऑब्जेक्टिव। देखो ये बात याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बेसिस पे ही हम हाइपोथेसिस बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है, कि आप क्या करना चाह रहे हो या क्या देखना चाह रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी स्टडी के। तो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपने हाइपोथेसाइज कर ली, स्टेटमेंट्स बना ली, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स पहले आएगा, हाइपोथेसिस बाद में बनेगी, ये तो क्लियर है, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स पहले, हाइपोथेसिस बाद में। यहाँ पे हाइपोथेसिस पहले है तो ये गलत और ये भी गलत, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पहले देन हाइपोथेसिस। अब ये देखना है कि जो पर्पस स्टेटमेंट है उसको आप ऑब्जेक्टिव से पहले फॉर्मुलेट कर रहे हो या बाद में। तो जो आप स्टेटमेंट बनाओगे, जो आपका रिसर्च का टॉपिक है, उसी बेसिस पे तो ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे ना, उसी स्टेटमेंट के अराउंड तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। सो पहले आप पर्पस स्टेटमेंट बनाओगे एंड देन आप जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड देन हाइपोथेसिस, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पुद्गाला धर्म अधर्म अक्ष, ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। अगर हम WB सेट की बात करें, मैंने आपको करवाया भी था, वहां पे इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको दी थी, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पुद्गाला मतलब मैटर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे फर्स्ट, ये थर्ड ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, बाकी ठीक है। दूसरे में है आपके पास 4 या 3 धर्म, तो धर्म रहेगा जी मीडियम ऑफ मोशन से रिलेटेड, ओके। फोर्थ, अगर आपका ये फोर्थ है तो यानी कि आपका ठीक है, सबका ही फोर्थ है, ओके। फिर सी का सेकंड है या फर्स्ट है, अधर्म। अधर्म और अक्ष की बात की गई है, अधर्म यानी मीडियम ऑफ रेस्ट, धर्म है तो मोशन है, अधर्म है तो रेस्ट है, ओके। तो ये आ जाएगा सेकंड, तो यहाँ पे ये सेकंड है और ये सेकंड है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका कट आउट हो गया, फोर्थ। देन आपका डी का थर्ड आएगा या फर्स्ट आएगा, वो आपसे पूछा है, अक्ष। अक्ष यानी कि स्पेस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जी सेकंड। ये चीज मैंने लास्ट क्लास इन द सेंस जो 2021 का पेपर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर आपको ये करवाई थी कि हम सब्सटेंस या 6 द्रव्य की बात करते हैं। अब ये मुझे बता दीजिएगा कि ये जैनिज्म से रिलेटेड है सारी की सारी चीजें या बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ओके। तो ये आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी 2021 के पेपर में ये चीजें मैंने आपको बताई थी डिटेल में। F value for a difference between boys and girls in achievement is 16. T वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। F वैल्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। F अगर 16 है, टी स्क्वायर में T निकालना है, सो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू T
और ये क्या आ गया 4, यानी कि 4 चौके 16। ठीक है, आ गया आंसर 4। सिंपल सा है, F इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इजी है, बहुत बार पूछा गया है, और ये मैंने देखा है कि ओडिशा के एग्जाम्स में भी पूछा गया जहां स्टैट है, तो ये इजी फॉर्मूला है, तो इजी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत आराम से पूछा जा सकता है। Which of the following is not the objective of pedagogical analysis? तो आप pedagogical analysis कर रहे हो तो उसका objective क्या नहीं है? To identify the learning difficulties of the class, to break the content into meaningful components, to design suitable learning resources, एंड टू एंटिसिपेट एक्टिविटीज फॉर इवेल्युएशन। सो जो पेडागोजी, जो सीरीज आपने बनाई है, किस तरीके से पढ़ाना है उसको एनालाइज करना। सो जो आपने तरीका अपनाया है, कंटेंट क्या है उसमें, रिसोर्सेज क्या है, इवेल्युएशन कैसे होगा, सो वो चीजें तो पेडागोजिकल एनालिसिस में होंगी, बट आप लर्निंग डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो ये पेडागोजिकल एनालिसिस में नहीं होगा। ओके, और नोट ही हमसे पूछा है, तो आंसर विल बी 1। Which one of the following teacher education program is recently introduced by NCTE? तो किसने ये इंक्लूड ना, एनसीटीई ने कौन सा नया प्रोग्राम बनाया है? बीए बीएड, एमएड इंटीग्रेटेड, देन आपका बीएससी बीएड या 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो आपने आई टैप तो सुना होगा, यही है वो आई टैप, 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि अभी 2020 की पॉलिसी के बाद हमने लागू किया है। ओके, okay 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर अ गिवन m पॉपुलेशन, यानी मीन ऑफ द पॉपुलेशन लाइज विद इन द फिड्यूसरी लिमिट, या इसको कई बार कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल क्या रहेगा, तो वो इंटरवल ही हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। जब 0.95 की बात हो रही है, यानी कि 0.05 या फिर हम बोले 5% जो है वो अल्फा के ऊपर बात हो रही है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो ये मीन प्लस, और 5% पे या 0.05 पे वैल्यू रहती है आपकी 1.96, तो फॉर्मूला आपका डी वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0.95 की जगह 0.99 दिया होता तो हमारा आंसर बदल के फर्स्ट हो जाता, 99 के लिए 0.99 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, क्योंकि वहां पे 0.01 अपना क्या हो जाता, अल्फा, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इतने सिग्निफिकेंस लेवल पे हमारी वैल्यू रहती है 2.58। ओके जी, सो ये आपकी फिड्यूसरी लिमिट का फॉर्मूला है। हो सकता है आपको सिग्मा एम या ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, मीन भी दिया हुआ हो, और आपसे इस फॉर्मूला के थ्रू चीजें निकालनी पूछ ले, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 2-3 आपको वैल्यूज दे दी और आपसे पूछ लिया। अ स्कीमा इज, तो स्कीमा किससे रिलेटेड है? पियाजे से रिलेटेड है। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट याद आ जानी चाहिए। ठीक है, स्कीमा का मतलब क्या है? अब कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउज टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग old knowledge and new information, process of taking new information, या process of memorizing knowledge from external world। तो ये तीनों प्रोसेसेस तो नहीं है जी। स्कीमा एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपके दिमाग में होता है, स्ट्रक्चर सा बना होता है, तो वो एक कैटेगरी हो गई नॉलेज की जो आपको अलाउ करती है चीजों को इंटरप्रेट करने और समझने के लिए। ओके, दैट विल बी स्कीमा। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन रिटन बाय, तो देखो जहां पर भी केयरिंग से रिलेटेड कुछ आए, वो मैंने आपको बताया था, नेल नोडिंग्स को याद रखना। ओके, जहां भी विंडिकेशन से रिलेटेड कुछ आए वहां पे आप वोल्स्टनक्राफ्ट को याद रखना। ओके, सावित्रीबाई फूले तो वैसे भी इजी, हमें पता है। जहां पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड या पेडागोजी से रिलेटेड कुछ है, स्पेसिफिकली क्रिटिकल पेडागोजी से रिलेटेड, वहां पे पाउलो फ्रायरे को याद रखना। तो ये 2-4 इंफॉर्मेशन से आपके इस तरीके के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। वोल्स्टनक्राफ्ट हमारा आंसर रहेगा, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये बुक इन्होंने लिखी है। Which of the following is used in curriculum evaluation? तो करिकुलम, अगर आप नेट का सिलेबस भी उठा के देखेंगे तो करिकुलम इवैल्यूएशन में 4 मॉडल्स मेंशन हैं, उनमें से अपने पास टाइलर और स्टेक का मॉडल है। ओके, तो ये दोनों ही आंसर रहेंगे और ये दोनों ही आंसर की में मेंशन किए हुए हैं। ओके, ये करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए इन मॉडल्स को यूज किया जाता है। रिस्पॉन्सिव मॉडल, एक श्रीवन का फ्री मॉडल भी है, गोल फ्री मॉडल, वो भी यूज किया जाता है। तो आपको पता होने चाहिए ये मॉडल्स के नाम तो एटलीस्ट, और करिकुलम से रिलेटेड जितना भी डिटेल्ड पोर्शन है वो मैंने वीआईपी क्लासेस में
में कवर किया है पेपर 2 के लिए जो क्लासेस हैं, मेक श्योर आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लें और उसमें सारी की सारी क्लासेस देख लें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी विद, तो किस चीज में डिफिकल्टी आती है चिल्ड्रन को? एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट कंजर्वेशन में नहीं आएगी डिफिकल्टी, परसेप्टिव थिंकिंग में भी नहीं आएगी, डिडक्टिव या इंडक्टिव लॉजिक किस में दिक्कत आएगी? दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, राइट, पॉसिबिलिटी कम है। सो यहाँ पे बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि आप उसको एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट समझाओ और उसके बाद आप उसको स्पेसिफिक ऑप्शन तक या स्पेसिफिक एग्जाम्पल तक लेके जाओ, ठीक है। और ये क्या होता है? डिडक्टिव। हम बच्चे को क्या करते हैं, उसके इंडक्टिव लेवल पे, या फिर हम ये लगाएं कि स्पेसिफिक लेवल पे उसको कोई एग्जाम्पल देते हैं या उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देते हैं और उस स्पेसिफिक से रिलेट करके हम जनरलाइज करते हैं चीजों को, तो वो बेटर समझ पाता है। ओके, तो इसलिए डिडक्टिव लॉजिक आंसर हो जाएगा। डिफिकल्टी उसको डिडक्टिव लॉजिक में आएगी कि आपने एक जनरलाइज चीज बता दी और फिर आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल तक उसको लेके जा रहे हो, रादर देन कि आपने पहले उसी से रिलेटेड या उसके आसपास वालों से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दिया जिससे वो रिलेट कर पा रहा है और उसके बाद आपने चीजों को जनरलाइज किया, ठीक है। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। Which philosophy does not believe in any standard value in the world? यानी स्टैंडर्ड नहीं है कोई, आइडियलिज्म में तो है स्टैंडर्ड, प्रैग्मेटिज्म में नहीं है, नेचुरलिज्म या रियलिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म में हमने बोला है कि रियलिटी, ट्रुथ, ये सारी मेकिंग में है, चेंज होती रहती है। सो वही चेंज के हिसाब से हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड की, हम स्पेसिफिक फिक्स्ड स्टैंडर्ड की बात नहीं करते हैं। आइडियलिज्म में भी कर रहे हैं, रियलिज्म में भी कर रहे हैं, नेचुरलिज्म में भी कहीं ना कहीं हम एक्सट्रीम लेवल पे नेचर की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं बच्चे को। ओके, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो आपको प्रैग्मेटिज्म में देखने को नहीं मिलेगी, डज नॉट। Which statement is not true about expository transactional approach in teacher education? जब भी expository word आए, आप ट्रेडिशनल तरीके से जो टीचर एजुकेशन या टीचिंग होती आई है उसको ध्यान में रख सकते हैं कि टीचर आया, पढ़ाया, एक सीक्वेंस में पढ़ाया टीचर ने अपने हिसाब से, तो वो सारी चीजें एक्सपोजिटरी में रहेंगी। तो ये नई नॉलेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी नोट ट्रू पूछा है, ये नोट वर्ड काम खराब कर सकता है अगर आपको नहीं दिखा तो। सो मेक श्योर आप इस तरीके के वर्ड देख लें। अगर पेपर ऑफलाइन हो रहा है आपका तो आप इसको क्या कर लें, ऐसे गोल 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 करके हाईलाइट कर लीजिए अपने पेन से। अदरवाइज आप जो है, आपको जो रफ शीट मिलती है ऑनलाइन पेपर में, वहां पे भी एक बार हाईलाइट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में नोट पूछा है, ठीक है। प्रोवाइड न्यू नॉलेज दैट स्टूडेंट्स विल नीड टू अंडरस्टैंड, यूज्ड व्हेन लर्निंग मटेरियल इज अनफेमिलियर टू लर्नर, बेनिफिशियल फॉर टीम टीचिंग, रिलेट व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नो। तो टीचर क्या करता है, पहले रिलेट करता है जो उसको पता है बच्चे को, उससे रिलेटेड, अनफेमिलियर से जो चीज, फिर उसके बाद पहले फेमिलियर वाला उससे रिलेट करवाएगा, फिर आपको जो है वो अनफेमिलियर वाला मटेरियल प्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी नई नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो ठीक है। बट बेनिफिशियल फॉर टीम टीचिंग में एक्सपोजिटरी मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। टीम टीचिंग में आपको एक अलग तरीके का लेसन प्लान बनाना पड़ेगा ताकि उसमें दोनों टीचर्स की प्लानिंग और चीजें इंक्लूडेड हो, ना कि सिर्फ एक ही तरीके की चीजें हो। Which of the following is correct about trait theory of leadership? ये भी मैंने आपको वीआईपी क्लासेस में करवा रखी हैं, सारी की सारी लीडरशिप की थियोरीज इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। ट्रेट नाम से ही पता चल रहा है, तो यानी कि आप पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे, ओके। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लीडर को और जो नॉन लीडर है उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं, ठीक है, कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर्स में होंगी, ये वाली नहीं होंगी। Which of the following explain the relative deprivation theory of social movements? तो relative deprivation मतलब lack of resources हो सकता है, इसकी वजह से एक rise of social change हो सकता है। Absolutely अगर deprive हैं आप तो वो एक potentially life threatening situation भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं जी। रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी यानी आप रिलेटिवली जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो आप डिप्राइव्ड फील कर रहे हो, और उस वो डिप्राइव्ड आपके पास कम रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से भी कर सकते हो, और इस डेप्रिवेशन की वजह से एक सोशल चेंज भी खड़ा हो सकता है या सोशल मूवमेंट भी कई बार खड़ा हो जाता है अगर बहुत बड़ा तबका जो है वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करे। तो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन अगर है कि बहुत ज्यादा ही डिप्राइव्ड है, मतलब ऐसे जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी आ सकती है।
द रिटन टॉट एंड टेस्टेड करिकुला आर क्लोजली कॉन्ग्रुएंट टू। तो जो लिखा है, जो पढ़ाया है और जिसको इवेल्युएट किया है, टेस्ट किया है, वो चीज, ये कुछ अलाइनमेंट सा नजर नहीं आ रहा आपको? तो ये करिकुलम अलाइनमेंट से जो है वो कॉन्ग्रुएंस में आपको नजर आएगा कि एक अलाइंड है चीजें, कि जो रिटर्न था वही पढ़ाया, वही टेस्ट किया। ओके, रादर देन करिकुलम को कंपाइल करना, इंटीग्रेट करना या इवेल्युएट करना। ठीक है, क्योंकि इवेल्युएशन वाला तो सिर्फ यही वाली चीज आ गई कि आपने टेस्ट किया है करिकुलम को, तो वो चीज तो फिर भी इवेल्युएशन में आ जाती, क्लोजली रिलेट कर जाते। बट लिखा था जो जो रिटर्न करिकुलम था, जो पढ़ाया जो करिकुलम, और जो टेस्ट किया, ये सारी चीजें करिकुलम अलाइनमेंट जो है वो बेटर शो करेगा। In which of the following research tools tendency to give socially desirable response is a potential obstacle to sound research? यानी आप इनमें से कौन सा रिसर्च टूल जो है उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वहां पे आपको सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स ही मिलेंगे। तो वो एक पोटेंशियल ऑब्स्टेकल बन जाता है जब आप एक ढंग की रिसर्च करना चाह रहे हो। तो देखो, जब किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको मान लो उसको पता ही नहीं आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी रिसर्च के दौरान, तो वो जैसा बिहेव करता है वैसा ही करेगा। ठीक है, क्वेश्चनियर की जब आप बात करोगे तो जब मैं कोई क्वेश्चनियर भर रही हूं या कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान कोई क्वेश्चनियर भर रहा है, तो वो सोच समझ के उस क्वेश्चन का आंसर देगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या जो है लोग क्या सोचेंगे, लोग इन द सेंस जो रिसर्चर है वो क्या सोचेगा। तो आपको अगर ऐसा वैसा था कुछ क्वेश्चन मिला तो आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होकर आंसर दोगे, हो सकता है वो आपके लिए सच भी ना हो। तो सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, और अगर आप सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स प्रेजेंट कर रहे हो, रियल रिस्पॉन्स प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो एक वो आर्टिफिशियलिटी जो है, आर्टिफिशियल बिहेवियर आपका देखने को मिलेगा, वो एक अच्छे रिसर्च के लिए सही नहीं है, पोटेंशियल ऑब्स्टेकल हमारे लिए बन जाएगा। ओके, रेटिंग में या इंटरव्यू में भी चांसेस कम है वैसे तो, बट इंटरव्यू में भी हो सकती हैं इस तरीके की चीजें कि आप सोशली डिजायरेबल या पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, बट क्वेश्चनियर में तो डेफिनेटली ही वो चीज रहेगी जो कि हमारे साउंड एक अच्छे रिसर्च में पोटेंशियल ऑब्स्टेकल का काम करेगी। A group of successive hypotheses generated in a given event may form, यानी कॉन्टिन्यूटी में आपने जो हाइपोथेसिस बनाई हैं वो सक्सेसिव हाइपोथेसिस है, यानी ग्रुप ऑफ सक्सेसिव हाइपोथेसिस आपने बना दिया कि अब वो सही प्रूव हो रही है। ठीक है, तो वो बिलीफ है, बंच ऑफ अजम्पशन की तरफ लीड करेगा, या बॉडी ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बन सकते हैं, या थियरी बन सकती है। तो जब ग्रुप ऑफ सक्सेसिव हाइपोथेसिस हो गया तो एक थियरी बनने के चांसेस ज्यादा हैं कि आप जो है उसको कंपाइल करके एक थियरी बना के जनरलाइज कर पाओ चीजों को। ओके, Which of the following defines संस्कृताइजेशन? तो संस्कृताइजेशन किससे रिलेटेड है? संस्कृताइजेशन में तो हम वो देखते हैं ना कि कल्चर जो है बड़े अपर कास्ट का लोअर कास्ट वाले अपनाने लग जाते हैं, वैसी सी चीजें करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शंस हैं? सोशल चेंज ऑफ कास्ट सिस्टम, सोशल चेंज नहीं, कास्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। ओके, अपवर्ड मोबिलिटी इन सोशल स्ट्रेटा। तो देखो, कास्ट की जब बात आती है तो आप मोबाइल तो नहीं है वो चीज कि आप जो है अपवर्ड मोबिलिटी आपकी पॉसिबल हो उस सोशल स्ट्रेटा में, बट कास्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी आ गया कि आप जो है कास्ट सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी ले रहे हो कि आप वैसे बिहेव कर रहे हो, वैसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि एक अपर क्लास का इंसान करेगा, या मान लो एक बेटर इकोनॉमिक कंडीशन वाला इंसान करेगा। ओके, तो ये सेकंड रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोअर क्लास वाले ही अपर क्लास को फॉलो करें, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, बट यूजुअली यही देखने को मिलता है, इसलिए संस्कृताइजेशन में हम इसको पढ़ते हैं। Which of the following is not a correct principle of development? Development follows an orderly sequence. Order में तो है ये बात, पैटर्न ठीक है, बट यूनिफॉर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ओके, डेवलपमेंट एक ऑर्डर एक सीक्वेंस में तो होता है बट यूनिफॉर्म नहीं होता है। डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है, फिक्स नहीं। प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज ओके, फिक्स्ड नहीं होता जी डेवलपमेंट, और नोट ही हमसे पूछा है, सो डेवलपमेंट इज फिक्स्ड, ये बात गलत हो गई। Which one of the following was suggested by National Curriculum Framework for Teacher Education 2009? तो इनमें से कौन सी चीज इन्होंने सजेस्ट की है? स्कूल कॉम्प्लेक्स, सिंगल टीचर स्कूल, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या फिर लैबोरेटरी स्कूल्स। तो ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया था टीचर एजुकेशन का, इन्होंने लैबोरेटरी स्कूल्स को जो है वो सजेस्ट किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, कुछ एक इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस कि हाँ किसने क्या चीज सजेस्ट की थी वो आपको पता होनी चाहिए। देन है अमाइगडाला इज,
तो ये क्वेश्चन भी 2021 में अमाइगडला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो आपको पता होने चाहिए ब्रेन के ये पार्ट। अमाइगडला से रिलेटेड नहीं था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से रिलेटेड था, बट मैंने वहां पे आपको ये डायग्राम दिखा के एक्सप्लेन की थी चीजें, ठीक है। ये अमाइगडला छोटा सा पार्ट अपना जो यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज अमाइगडला। देन अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंसिएशन इसकी रहेगी। ब्रेन है ये, नहीं, ब्रेन का पार्ट है ये। एरिया ऑफ ब्रेन दैट इज लिंक्ड टू इमोशन, एरिया ऑफ ब्रेन दैट मेक्स मैन डिफरेंट फ्रॉम एप्स, एंड एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज लिंक्ड टू क्रिएटिविटी। तो कौन सा किससे रिलेटेड रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा जी इमोशंस से रिलेटेड रहेगा ये, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अमाइगडला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट रिएक्शन, जिसमें हम फियर, एग्रेसिव बिहेवियर यानी इमोशन से रिलेटेड है। ओके, ये रीजन जल्दी डेवलप होता है, यानी जब आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो इमोशनली वो फिर भी रिएक्ट करेगा कुछ एक चीजों पे, लॉजिकल ब्रेन उसका बाद में डेवलप होगा, ठीक है। तो जो फ्रंटल एरिया ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है आपकी रीजनिंग को, सोचने में हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज स्टिल चेंजिंग एंड मैच्योरिंग वेल इनटू अडल्टहुड। तो ये सारी चीजें यानी अमाइगडला इमोशन से रिलेटेड है, फ्रंटल कॉर्टेक्स की जब आप बात करेंगे तो वो रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। Which statement is not true for interpreting naturalism? तो naturalism से को interpret करने से related कौन सी चीज सही नहीं है? Naturalism is an attitude rather than a specific system of philosophy. Now, philosophy is perceived from purely scientific point of view. It excludes जो कि supernatural है, यानी भगवान वगैरह को एक्सक्लूड कर देना, या जो शक्तियां, भूत, प्रेत, आत्मा, वो सबको एक्सक्लूड कर देना। Naturalism is a doctrine which integrates nature and God. नेचुरलिज्म तो गॉड में मानता ही नहीं है, नॉट ट्रू। तो ऑब्वियसली ये गॉड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अपनी, बाकी सारी चीजें सही है बिल्कुल नेचुरलिज्म से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव टूल फॉर असेसिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग? सो यानी मैं अगर पढ़ा रही हूं तो मुझे रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टूल मेरे लिए रहेगा? एक तो मैंने टीचिंग का पोर्टफोलियो बना दिया, एक इन्वेंटरीज बना दी, एक रिफ्लेक्टिव जर्नल है या एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो सबसे ऑब्जेक्टिव टूल कौन सा हो जाएगा? वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, कि आपने वीडियो रिकॉर्ड की और उससे अपने आप को असेस कर लिया। वो एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग की असेसमेंट, मतलब असेसिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग वहां पे हो सकता है कि आप अपनी ही पढ़ाई हुई चीज पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो कि कहां पे आप क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो। ओके, Which of the following combination influence to make decision by a headmaster as manager? तो एक हेडमास्टर है, अगर उसको आप मैनेजर की तरह लेके चल रहे हो तो वो डिसीजन बनाने में इन चार चीजों में से कौन से दो का कॉम्बिनेशन जो है वो उसके डिसीजन को हेल्प करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा ज्यादा? ओके, सारी चीजें कर सकते हैं बट कौन सा मेजरली इन्फ्लुएंस करेगा? पर्सनल एटीट्यूड, ऑब्वियसली जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं उस बारे में, आपका क्या एटीट्यूड है वो मैटर करता है। ओके, पब्लिक ऑप्शंस, यानी पब्लिक ने जो जनरलाइज या पब्लिक ने जो सजेशंस दिए हैं। ओके, एथिकल कंसीडरेशन, तो एथिक्स का भी वो ध्यान रखेगा डेफिनेटली, या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो देखो सोशियो इकोनॉमिक या पब्लिक ऑप्शंस हो सकते हैं, बट अभी के लिए हमसे बेस्ट कॉम्बिनेशन पूछा है तो वो पर्सनल एटीट्यूड और एथिकल कंसीडरेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। कि पर्सनल जो आपका एटीट्यूड है वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बायसनेस आ गई, या जो एटीट्यूड आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड है वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आप एथिक्स को भी कंसीडर करेंगे। Which of the following is a part of educational guidance? Adjustment with peers, selection course and subject, डीलिंग विद एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड डेवलपिंग पर्सनल ट्रेट। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस का है? तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं तो देखो पीयर की एडजस्टमेंट या फिर एडोलेसेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड या पर्सनल ट्रेट, इनकी बजाय ये सिलेक्शन कोर्स और सब्जेक्ट वाली चीज हमें बेटर नजर आएगी, क्योंकि यही एजुकेशन से मेजरली रिलेटेड है। ओके, और एजुकेशनल गाइडेंस का पार्ट जो है वो हमारा सिलेक्शन कंटेंट एंड सब्जेक्ट रहेगा। National Advisory Committee Report 1993 headed by यशपाल is entitled, तो ये टाइटल पूछा है आपसे जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। मैंने आपको बताया भी था कि 19, मैंने आपसे ईयर पूछा था लास्ट क्लास में, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पे आपसे लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में पूछा गया है। ये रिपोर्ट का नाम था 1993 में। यशपाल कमेटी ने जो है वो यशपाल कमेटी 2009 में भी बनी थी एक बार, जिसके प्रोफेसर ये जो अपने डॉक्टर यशपाल या प्रोफेसर यशपाल जो है वो क्या थे,
हेड थे, चेयरपर्सन थे। तो 2009 में जो थी वो किससे रिलेटेड थी? हायर एजुकेशन से रिलेटेड थी। और 1993 वाली जो है वो अपनी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड थी। बच्चों के बस्ते का बोझ कम होना चाहिए, यानी आप उनको सिखाओ बट बिना किसी बर्डन के सिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन? तो सोशल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन नहीं करता। तो देखो सोशल इंस्टीट्यूशन होते क्या है? हम फैमिली को भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, हम मैरिज को भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो ये दो चार चीजें अगर ध्यान होगी ना तो अब आप यहां से रिलेट कर सकते हो कि अगर फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, बिल्कुल सोसाइटी रेगुलेट कर, सोसाइटी में उसके बिहेवियर का रेगुलेशन आपको नजर आएगा कि अच्छा ठीक है आप फैमिली में हो या मैरिज के इंस्टीट्यूशन में हो तो किस तरीके से आप बिहेव करें, वो चीज सोसाइटी में रेगुलेटेड आपको दिखेगी, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेफिनेट सोशल ऑर्डर, तो एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर की इन्वॉल्वमेंट भी आपको नजर आएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता जी, ये सोशल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। ओके, सो नहीं का पूछा है आपसे तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इन द सब्जेक्ट सेंट्रल करिकुलम द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज, तो जब सब्जेक्ट फोकस में है तो नॉलेज को डिवाइड करोगे, सोशल वैल्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं, सोशल वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होता तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होता। मिक्सिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं, साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं, स्पेसिफिकली नहीं, क्योंकि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात कर रहे हो तो आप डिवीजन ऑफ नॉलेज करोगे और आप जो है सब्जेक्ट्स को वहां पे बना दोगे या डिवाइड कर दोगे। ओके, इफ अ डिस्ट्रैक्टर इन अ गिवन मल्टीपल चॉइस आइटम, यानी कि 4 ऑप्शंस अगर आपको दिए गए हैं, ठीक है, और मैंने 100 बच्चों से एक टेस्ट भरवाया है, ट्राई आउट किया है मैंने 100 बच्चों के ऊपर। अब जो एक ऑप्शन है, मान लो ये थर्ड ऑप्शन था, इसको आप डिस्ट्रैक्टर बोल लो, जो भी ऑप्शन था, ये ए बी कुछ भी लगा लो, तो ये ऑप्शन किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। ओके, तो ट्राई आउट का मतलब तो यही होता है ना, आप करके देखो और आपको समझ आ रहा है कि अच्छा ओके किसी ने नहीं किया सिलेक्ट, तो आप इसको एलिमिनेट करो, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी इसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, एलिमिनेट। ओके, तो बच्चे ऑलरेडी इसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। कई बार हो सकता है कि आपको रिवाइज, अगर कुछ एक बच्चों ने आंसर दिया होता तो शायद हम रिवाइज कर देते, बट अभी इसको हम एलिमिनेट करेंगे आउटराइटली, ना हम इसको रिटेन करेंगे और ना ही इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। ओके, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे अपने टेस्ट से ही, कि जो डिस्ट्रैक्टर को चूज ही नहीं किया किसी ने तो आप उसको हटा दो वहां से। Importance of motivation and reciprocity was brought out in the learning theories by, so motivation सबसे मेजर कंपोनेंट रहता है किसका? जो अपनी ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग है उसका। तो ब्रूनर इसका आंसर रहेगा। ब्रूनर की थियरी में हम 4 मेजर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस एंड एनफोर्समेंट। ब्रूनर ही रेसिप्रोसिटी को एक मोटिवेशन की तरह लेके चलते हैं, स्पीशीज की, अलग अलग स्पीशीज की जब बात आती है। और ब्रूनर का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है मोटिवेशन, वो एक फॉर्मल स्कूलिंग के लिए जस्टिफिकेशन है एक तरीके से। तो ये 2 स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो, पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि रेसिप्रोसिटी वाला, तो रेसिप्रोसिटी की बात किसने की है? ब्रूनर ने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में एडवाइस देना क्लाइंट को, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मेकिंग डिसीजन फॉर क्लाइंट, क्लाइंट की जगह पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, या फिर क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाना। तो मेजर काम तो उसको इंडिपेंडेंट बनाना है ना जी। आप एडवाइस दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट काउंसलिंग भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रहेगी। बट अल्टीमेटली तो आप यही चाहते हो ना कि अगर कोई आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है तो एक पॉइंट के बाद या कुछ सेशंस के बाद अगला इंसान इंडिपेंडेंट तरीके से अपने डिसीजन ले पाए, तो हमें उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो डी आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक टेनेट ऑफ आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म से रिलेटेड कौन सी नहीं है? नोट। मेंटल एंड स्पिरिचुअल रियलिटी है, स्पिरिचुअल आ गया, ठीक नजर आ रहा है। आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज या जो आइडियाज है वो एब्सोल्यूट है और अनचेंजिंग है, चेंज नहीं होंगे, इटर्नल आइडियाज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हायर नॉलेज एप्लीकेशन पे बेस्ड नहीं, तो ये एक ऑप्शन बच गया अपना, दैट्स इट। बाकी सारे तो अपने आइडियलिज्म से रिलेट कर रहे हैं। When findings of a given study are generalized for a population, it involves, तो जब आप जनरलाइज करते हो फाइंडिंग्स को तो उसमें दोनों टाइप की एरर आ सकती हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं आएगी, या एक आएगी या दूसरी आएगी। तो कोई भी टाइप की एरर हो सकती है जी। और मैंने ये आपका एरर वाला भी वीआईपी क्लासेस में बहुत डिटेल में करवाया है, मेक श्योर आप उसको करें। उसमें हमने ये भी बात की थी कि टाइप 1 एरर इंक्रीज हो रही है तो टाइप 2 एरर डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये एक दूसरे की
रेसिप्रोकल हैं या उल्टे हैं, ठीक है। तो हमें रिसर्च के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी एरर को अफोर्ड कर सकते हैं और ये एरर होती क्या है। तो ये मैंने डिटेल में करवा रखा है, आप वीआईपी क्लासेस की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिएगा। Which of the following committee recommended for the formation of National Commission for Higher Education and Research? NCHER, ठीक है। तो किसने रेकमेंड किया था, ये मैंने आपको बताया भी था। ये आपका जो यशपाल कमेटी थी 2009 में जो बनी थी एमएचआरडी के अंडर, एमएचआरडी को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं हम, वहां पे ये रिकमेंडेशन देखने को मिली थी यशपाल कमेटी की कि हाँ एक रेगुलेटरी कमीशन होना चाहिए हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए। विद इन ग्रुप वेरिएंस, अच्छा और ये चीजें ध्यान रखा करो, जैसे ये था रामामूर्ति कमेटी या कस्तूरी रंगन कमेटी, ये किसकी है, एनईपी 2020, ठीक है। एनईपी 2020 इस कमेटी ने बनाई क्योंकि उस कमेटी के क्या थे, ये चेयरपर्सन थे। देन आपका रामामूर्ति कमेटी रिव्यू के लिए बनाई गई थी, किसके रिव्यू के लिए, जो 1986 की पॉलिसी है उसके रिव्यू के लिए। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी किस लिए थी, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। Within group variance of F ratio refers to, so within variance की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, तो हम जो है वो सैम्पलिंग एरर के साथ जाएंगे, यानी सैम्पलिंग एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। Which of the following is correct sequence of learning objectives from simple to complex? तो आपको ऑप्शंस देख के समझ आ जाना चाहिए कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी पूछी गई है। ब्लूम टेक्सोनॉमी तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो आप बीएड में ही पढ़ लेते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। रिमेंबरिंग पहला ऑप्शन है, रिमेंबरिंग पहला है, तो क्रिएटिंग लास्ट वाला रहेगा। अब यहाँ पे आप इवेल्युएट पहले करोगे फिर एनालाइज, नहीं, पहले आप एनालाइज करोगे फिर इवेल्युएट करोगे। तो आंसर नंबर थर्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी डेवलपमेंट के दौरान ये डिसऑर्डर बनता है। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ऑटिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो ऑटिज्म आजकल काफी डिस्कशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे भी। सो एडीएचडी और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ए और डी, ये दोनों ही आंसर हैं और ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के, ओके। Who explored the concept of experimental learning at first? तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात ही कौन करता है, हमारे पास एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके मॉडल भी है, थियरी भी तो है, वो थियरी किसने दी है, कोल्ब ने दी है। तो कोल्ब ने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया था ज्यादा सबसे पहले, ठीक है। और उन्होंने फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी की थी। लर्निंग थियरीज जो मैंने आपको करवा रखी हैं, उसकी लर्निंग थियरीज की अलग से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लर्निंग थियरीज बाय इनकलकेट लर्निंग प्लेलिस्ट डालोगे तो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वो थियरीज सारी की सारी कर लीजिएगा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये तो सोचना भी नहीं पड़ना चाहिए, इतना बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। स्कीम ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज आउटकम ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन, ये वैसा वाला क्वेश्चन हो गया, डाइट किसने सजेस्ट किया। तो ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता हो कि अच्छा 1986 की पॉलिसी की बात हो रही है, ओके। हाँ, इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन द कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय, तो जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, आप एक्सपेरिमेंट कर करके कंटेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर रहे हो, ओके। क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के थ्रू अपने कंटेंट को सिलेक्ट किया है कि क्या पढ़ाना है, तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हो गया। इट्स सेम लाइक कि मान लो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, वहां पे मैंने चीजें पढ़ानी शुरू की, ओवर द ईयर ऑफ टाइम मैंने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का इस्तेमाल किया कि किस तरीके के कंटेंट जो है वो ज्यादा बेटर होगा, किस तरीके का कंटेंट किसी एग्जाम के लिए ज्यादा बेटर है, वहां पे किस तरीके का कंटेंट जो है उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो वो मेरे एक्सपीरियंस को एनालाइज करके अब मैं अपना कंटेंट सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये बेटर आंसर रहेगा। Which component is not the epistemological source of Jainism? तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स मतलब जो आपकी नॉलेज है उसका सोर्स क्या रहेगा, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वो हमने जैनिज्म में, बुद्धिज्म में और भास्कराग, ये सारी की सारी फिलोसफीज जो है, वैश्विक फिलोसफी, तो उन सब में क्या क्या लॉजिकली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगा वो हमें पता होना चाहिए। इसकी मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी, ये सारी चीजें मैंने आपको रिवीजन मैराथन में भी कहीं ना कहीं करवा रखी हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, कंपैरिजन। ये तीनों के तीनों जो है वो जैनिज्म का वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज रहेंगे।
प्रोटोकॉल मीन्स, प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? ऑप्शंस देख के आपको समझ आ जाएगा कि प्रोटोकॉल जो है वो जो होता है ना, जैसे ये अपना HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एक कंप्यूटर से रिलेटेड वाले प्रोटोकॉल की बात हो रही है। जब आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आप दो डिवाइसेस की लिंकेज की बात करते हैं, ठीक है? तो लिंकेज बिटवीन टू डिवाइसेस, अब वो टू डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो दोनों की दोनों डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर ही हो। ओके, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज करंटली मूविंग इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो किधर मूव कर रही है क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें? स्कूलिंग से लर्निंग की तरफ, इनपुट एंड प्रोसेस की तरफ, इक्वालिटी टू यूटिलिटी, या फिर प्रोसेसेस टू लर्निंग आउटकम। तो क्वांटिटी की बात आ गई तो हम आउटकम पे फोकस कर रहे हैं, हम प्रोसेस की बजाय लर्निंग आउटकम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? मेल कॉरेस्पॉन्डेंस, मैसेज बोर्ड फोरम्स, ईमेल वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। तो किस तरीके की लर्निंग के ये एग्जांपल है? ईमेल वीडियो से, या मेल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मेल का लेन देन, कि आपने मेल भेजा, सामने वाले ने रिप्लाई भेजा, तो ये वाली चीज असिंक्रोनस लर्निंग है जी, सिंक में नहीं है ये। सामने वाले ने जब टाइम था तब मेल भेज दिया, अब जिसको भेजा है वो अपने टाइम के हिसाब से मेल देखेगा और चेक करेगा, तो दे आर नॉट इन सिंक। जैसे ये क्लास जो है वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है ऑलरेडी, तो ये एसिंक्रोनस लर्निंग अभी आपकी हो रही है, मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रही हूं, या अभी जो है क्योंकि ये क्लास अपलोड ही नहीं हुई है, लाइव क्लास नहीं चल रही है। जब लाइव क्लास चल रही होती है, जब मैं इंटरेक्ट कर पाती हूँ आपसे, आपके कमेंट्स देख पाती हूँ, उनका आंसर कर पाती हूँ, दैट इज सिंक्रोनस, यानी वो चीज सिंक में चल रही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। The dash of a disability refers to the total number of individuals who are in a given category at a particular point in time. तो incidence, प्रिविलेंस, कैटेगराइजेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन। तो ये प्रिविलेंस रहेगा जी आंसर। प्रिविलेंस वो पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है पॉपुलेशन का, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाता है। ओके, सो ये प्रिविलेंस ऑफ डिसेबिलिटी ये शो करेगा कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं एक गिवन कैटेगरी में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितने हैं। ओके, तो वो प्रिविलेंट आंसर रहेगा। तो ये हो गए जी आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे, आज हमने 50 क्वेश्चंस और कर लिए हैं। आई होप आपके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे, समझ आए हों आपको। अभी एग्जाम भी आने वाला है WB सेट वाले बच्चों का, वेस्ट बंगाल वाले बच्चों का, तो वो इन सेट के क्वेश्चंस के साथ साथ जो नेट के क्वेश्चंस करवा रखे ना उनको भी प्रैक्टिस करना। नेट से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के सेट में कई बार दिए जाते हैं। ओके, तो आप जो है पहले सेट वाले कर लो अपने डेफिनेटली, फिर आप नेट के क्वेश्चंस को कर लो, और नेट के अलावा भी जो पीजीटी लेवल पे या किसी PhD एंट्रेंस में या जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवा रखे उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ऑल दोज क्वेश्चंस आर ऑथेंटिक, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो आए हुए हैं। सेम गोल्स फॉर नेट वाले स्टूडेंट्स की नेट के पेपर करने के बाद आप बाकी सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करो, और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज होते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। ओके, जैसे आज की क्लास में हमने टाइलर वाली चीज सीख ली या क्रिएटिविटी वाली चीज सीख ली 2020 के पेपर से, तो वो चीजें आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care.